हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उस जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बोर एटॉमिक मॉडल्स के पोस्टुलेट्स और रेडियस से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे, जितने भी बोर एटॉमिक रेडियस के फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, वो तीनों के तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए थे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने करवा दी थी। आज अपन डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में, वो डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बात समझना, बोर जो एटॉमिक मॉडल है, उस बोर एटॉमिक मॉडल में अपन आज डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अपन ने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोथ आर इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी तो वो था अपने पास ZE² अपॉन R² एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv² R। यहाँ से अपन ने R कैंसिल कर लिया, रिमेनिंग रह गया ZE² अपॉन R इक्वल टू mv² रह गया। और फिर अपन ने बात की थी एंगुलर मोमेंटम की, विच इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। समझिएगा n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल थे, h आप या प्लैंक क्वांटम रख सकते हैं, फाई की वैल्यू अपन जानते हैं, m क्या है मास, v वेलोसिटी, r रेडियस है। यहां से अगर मैं m की बात करूं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n h अपॉन 2π v r हो जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज ऐसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो पुट करने पर आपको वैल्यू इक्वल रिमेन ऑप्टेन होगी, वो क्या होगी, देखिए ये m की वैल्यू NH अपॉन 2π VR इंटू V²। यहाँ से एक v कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये r कैंसिल कर दीजिए। आप लोग क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखिए जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी Z² NH अपॉन 2π रह गया, ठीक है, इंटू ये v अपने को निकालना है, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। समझिएगा v आपने को कैलकुलेट करना है, तो ये तो इसके साथ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो अपने पास क्या होगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 2π ZE² इक्वल टू NH इंटू v, ये रहेगा। और अपने को क्या निकालना है, v निकालना है, तो 2π ZE² अपॉन NH इंटू v रह जाएगा क्या, सॉरी इक्वल v रह जाएगा क्या। यानी मैं ये कह सकता हूं कि v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ गया, 2π ZE² अपॉन NH आ गया। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, बोर एटॉमिक मॉडल के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो अपने पास क्या आ गया, 2π ZE² अपॉन NH आ गया। बात समझ में आई, रिपीट कर रहा हूँ, Z सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके लिए मैंने कहा था कि क्यों ये इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो वो क्या करता है, 2 फोर्स फील करता है, एक टुवर्ड द न्यूक्लियस और एक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस टुवर्ड द न्यूक्लियस वाले को आप कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हो, जो किसको इक्वल होता है, Z² अपॉन R² के इक्वल होता है। और जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, mv² अपॉन R के इक्वल होता है। इसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से R से R कैंसिल कर दिया, mv² बच गया। mv² में जो m की वैल्यू है वो अपन ने कहां से निकाल ली, एंगुलर मोमेंटम से निकाल ली। यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट करने पर जो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से v कैंसिल हो गया, ये r से इस r को कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया, ZE² NH अपॉन 2π इंटू v, ठीक है। फिर मैंने क्या कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लिया, 2π ZE² हो गया, 2π ZE² इक्वल टू NH इंटू v। अब लोग क्या निकालना है, v निकालना, तो ये NH क्या हो जाएगा, इसका अपॉन में चला जाएगा, यानी फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, 2π ZE² अपॉन NH, यानी वेलोसिटी ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या आ गया अपने पास, 2π ZE² अपॉन NH आ गया। जहां देखिए पाई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ई चार्जन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, भाई कोई ना कोई वैल्यू होगी इसके भी, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, ये लिख देता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया अपने पास प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब बच गया अपने पास Z एटॉमिक नंबर, और N क्या हो गया, सेल जिसको कह सकते हो आप, ऑर्बिट जिसको कह सकते हो आप, ठीक है भाई। आगे देखिए, अगर मैं इनकी कांस्टेंट मान रहा हूं, तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि v प्रपोर्शन, देखो क्या कह रहा हूं, v 2π E² अपॉन h इंटू Z अपॉन n लिख दूं। अब ये जो वैल्यूज है वो सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है,
क्या कह रहा हूँ, दीज आर कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ v प्रपोर्शन z अपॉन n कह सकता हूँ। क्या देखिए, क्या मैं इसको v इस प्रपोर्शन टू z अपॉन n कह सकता हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं अगर मैं इस कांस्टेंट की बात करूं, अगर मैं इस कांस्टेंट की बात करूं तो ये क्या अपने पास 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच, जब इनकी वैल्यूज रखी जाएगी तो ये किसके इक्वल होगा, 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। अब जब यहाँ इसकी वैल्यू पुट की जाएगी इस कांस्टेंट की जगह, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो अपने पास बन गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वेलोसिटी ऑफ बॉल एटॉमिक मॉडल के लिए कैलकुलेट कर लिया अपन ने। बात समझ में। अब देखिए एक डाटा के बारे में और बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि देखो एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सेम अगर एक नैनोमीटर की मैं अगर मीटर में बात करूं तो 10 टू पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेंटीमीटर को हो सकता है वो नैनोमीटर में दे रखा हो, एंगस्ट्रॉम भी दे रखा हो और वो अपने को मीटर में कैलकुलेट करवाए, एंगस्ट्रॉम में दे दिया जाए या नैनोमीटर में दे दिया जाए या पिकोमीटर में दे दी जाए और फिर अपने को मीटर या सेंटीमीटर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए अपने को याद रखना है ये वैल्यूज। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक पिकोमीटर की बात करता हूँ तो ये 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और वही एक पिकोमीटर 10 टू पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं एंगस्ट्रम की, 1 एंगस्ट्रम होता है 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर -10 सॉरी 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर के, और यही एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 टू पावर -10 मीटर के। तो ये वैल्यूज जो अपन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर की लिख रखी है मैंने, वो वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में कई बार कन्वर्जन, जैसे मीटर को एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर या मीटर में पूछ लिया जाए, पिकोमीटर को दे दिया जाए और नैनोमीटर और मीटर में मीटर और सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए। ऐसे अगर पिकोमीटर दे रखा हो और मीटर और सेंटीमीटर पूछा जाए तो इस क्वेश्चंस का अपने को सॉल्व करना आना जरूरी है। इसके लिए अपने को ये डाटा याद रहना जरूरी है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए इनको लर्न कर लेना है अपने को। ठीक है, इस फॉर्मूले का फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया है, फटाफट शॉट लीजिए। चलिए आगे अपन बात करते हैं। इसी के अंदर अपने पास जो फॉर्मूला आ गया था वो आ गया था वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आ गया, जिसको मैंने लिखा v इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास दो फॉर्मूले जो अपन कैलकुलेट किए हैं वो समझ में आ गए। अब देखिए बात चल रही थी इनकी कांस्टेंट की, तो अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड अपॉन एन, जब मैं इनको कह रहा हूँ कांस्टेंट है तो मैं इसको कह सकता हूँ v प्रोपोर्शनल z अपॉन एन लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर अगर वो वेलोसिटी का रेशियो पूछता है तो यहाँ से फिर अपन नए फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं z के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं z को कांस्टेंट ले लूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं z को कांस्टेंट ले लूं और n को वेरी करूं तो ये होगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्या होगा जब z कांस्टेंट होगा तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1 अपॉन n होगा। अब देखिए यहां पर मेरे पास जो वेलोसिटीज हैं v1 हो और n क्या हो, n1 हो, ऐसे v वेलोसिटी v2 हो और n क्या हो, n2 हो। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो जो कांस्टेंट वाली होगी वो रेशियोज में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इसलिए ध्यान रखना मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, v1 अपॉन v2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 1 अपॉन n2 हो जाएगा क्या, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा n2 अपॉन n1 लिख सकता हूँ। यानी ओवरऑल इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटीज रेशियो है v1 अपॉन v2 वो इक्वल हो जाएगा किसके, n2 अपॉन n1 की। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत अच्छे, ठीक है समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन n है, प्रोपोर्शन जो साइन होगा
अपन बात करें V1 प्रोपोर्शन 1/n1 की, ऐसे V2 प्रोपोर्शन 1/n2 की। जब ये प्रोपोर्शन साइन में जब कोई कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट जब रेशो में बात की जाएगी, कांस्टेंट जो भी होगा कि जैसे मैंने यहाँ रख रखा है कांस्टेंट कितना है 2πz² तो यहाँ पे भी 2πe² होगा, यहाँ पे भी 2πe² होगा, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या V1 = 1/n1, V2 = 1/n2 बच गया। ठीक है, तो इनका रेशो निकाल लेंगे तो क्या बचा V1/V2 = ये n2 पर चला गया और n1 नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो यहां से अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया वेलोसिटी रेशियोज के लिए V1/V2 = n2/n1। कब? जब z अपने पास क्या हो, कांस्टेंट हो। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, अगर मैं n कांस्टेंट ले लूं, यानी ऑर्बिट और सेल को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, यहाँ z क्या था, एटॉमिक नंबर था, और यहाँ n क्या है, सेल और ऑर्बिट है। अगर ये कांस्टेंट हो तो मैं लिख सकता हूँ V ∝ z लिख दूंगा। दैट मीन्स जैसे जैसे z की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे z की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, उसके लिए इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं वही दो कंसेप्ट लूं कि वेलोसिटी V1 है और एटॉमिक नंबर क्या हो उसके लिए Z1 हो, तो वेलोसिटी V2 हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, Z2 हो, तो इसके लिए जो रेशियो बनेगा V1/V2 वो क्या हो जाएगा, Z1/Z2 बन जाएगा। तो यहाँ से फिर अपन ने क्या कर लिया, जो वेलोसिटी ऑफ रेशियो जब n कांस्टेंट हो और z वेरिएबल हो तो इसके लिए जो रेशियो बनेगा वो क्या बन गया, V1/V2 = Z1/Z2 बन गया। बात समझ में आ गई? तो अपने पास जो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला यहाँ हो गया V = 2πz² है, जहां मैंने कांस्टेंट वैल्यू जो रखी थी उसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी 2.188 × 10⁸ z/n सेंटीमीटर/सेकंड। फिर मैंने एक रेशियोज निकालने के लिए दो फॉर्मूला डराइव किए, जहां z को कांस्टेंट रखा तो फिर अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, V1/V2 = n2/n1 आ गया। फिर मैंने n को कांस्टेंट रखा तो जो रेशियो का फॉर्मूला था वेलोसिटीज के रेशियो का वो आ गया V1/V2 = Z1/Z2 आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ जो अपन ने फॉर्मूले बारे में डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, समझिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। देखिए वेलोसिटी की बात की है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, V = 2.188 × 10⁸ z/n सेंटीमीटर/सेकंड। अब अपने को z पता है कितना, हर एटम के लिए 1, n अपने को पता है, क्या कह रहा है n कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट है, n क्या है अपने पास, यहाँ फर्स्ट 1 है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं 2.188 × 10⁸ 1/1 सेंटीमीटर/सेकंड, यानी कितनी हो गई वेलोसिटी 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकंड हो गए। बात समझ में? तो आप क्वेश्चंस में जो डाटा दे रखा है उसको देखिए और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n, देखो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो तो n कितना हो गया 1, हर एटम के लिए z कितना होता है 1, तो अपने पास फॉर्मूला क्या, V = 2.188 × 10⁸ z/n, z कितना है 1 है और n कितना है 1 है, वैल्यू रखी, क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये कह रहा है रेशियो की बात कर रहा है, इफ द वेलोसिटी, सॉरी ऑर्डर ऑफ वेलोसिटीज की बात करेगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, किस किस की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है, v1, v2, v3 एंड v4 हैं। तो आपको ये पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ जो हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटीज दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ फोर्थ ऑर्बिट की, उन वेलोसिटीज का ऑर्डर क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन की, यहाँ क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये ऑर्बिट्स दे रखे हैं और अपन जानते हैं जब z कांस्टेंट हो और n वेरिएबल हो, क्या कह रहा हूं, जब z कांस्टेंट हो और n वेरिएबल हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n था। क्या, जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। तो जहां n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वहां वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी।
अपने को क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट की, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी हो गई, फोर्थ ऑर्बिट की। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा वो ये बन जाएगा क्या, कि पहले वेलोसिटी सबसे कम किसकी हो गई, फोर्थ की, फिर उससे कम थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी है, V1 की, सबसे कम किसकी है, V4 की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ये V4 सबसे कम, फिर V3, फिर V2, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी भाई, वेलोसिटी V1 की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? देखिए समझिए, दोबारा समझिए। मैंने कहा हाइड्रोजन एटम के लिए जो ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, इनके लिए जो वेलोसिटी है वो V1 है, V2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, V3 थर्ड ऑर्बिट के लिए, और V4 फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो फिर इनका जो ऑर्डर होगा वेलोसिटी का, कहाँ सबसे ज्यादा होगी कहाँ सबसे कम होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि जो V होता है, मैंने लिखा फॉर्मूला V इक्वल टू क्या बताया था, Z 2 पाई ZE स्क्वायर अपॉन NH बताया था, जहां n और z वेरिएबल था और ये सारी वैल्यूज क्या थी, कांस्टेंट थी। तो मैंने कहा था v प्रोपोर्शन टू z अपॉन n। ठीक है, अब z अपने पास कांस्टेंट है, z कितना दे रहेगा, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, तो फिर अपने पास क्या फॉर्मूला बच गया, v पर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन n। अब जब n इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी यहाँ n सबसे ज्यादा कितना है, 4 है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम किसकी होगी, v4 के रिस्पेक्ट में होगी। तो यहाँ सबसे कम इसकी और सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, v1 की वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज ऐसा कैसे है, यहाँ मैंने क्या कर रखा है कि वेलोसिटी दे रखी है v1 v2 v3 एंड v4, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ। अब देखो यहाँ मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो आगे किसके लिए कह रहा है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए और बेरिलियम के लिए। यानी यहाँ अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर z है। जब z वेरिएबल और n कांस्टेंट हो तो अब मैं इस फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, जब n कांस्टेंट हो तो v प्रोपोर्शनल टू z लिख सकता हूँ क्या भाई। अब जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो इस हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना है, 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो जिसके z की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर मैं यहाँ से इसका ऑर्डर कैलकुलेट करूं, राइट करूं, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी v4 की हो जाएगी, क्योंकि v4 वेलोसिटी किसके लिए, बेरिलियम के लिए है, और v1 वेलोसिटी किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जैसे जैसे z की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर लिखूं इन वेलोसिटीज का, तो मेरे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी आ जाएगी भाई, देखिए समझिएगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, v4 की सबसे ज्यादा। ठीक है, v4 लिख देता हूँ भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ भाई, फिर v3, फिर v2, और सबसे कम किसकी होगी भाई, v4 की। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार मैं इन क्वेश्चन को मिटा देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूले समझने हैं। अगर फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके इजी वे में कैलकुलेट हो जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एंड हीलियम +2 शुड बी। क्या कह रहा है, अब आपने को पूछ रहा है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, यानी v1 अपॉन v2 पूछ रहा है। किस ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, यानी n अपने पास क्या हो गया, 5 हो गया। किसके लिए पूछ रहा है, तो लिथियम +2 के लिए पूछ रहा है और हीलियम +1 के लिए पूछ रहा है। यानी यहाँ z वेरिएबल है, ध्यान रखना यहाँ z वेरिएबल है, और जो n है इन दोनों के लिए वो क्या हो गया, सेम हो गया, क्या 5 and 5। यानी जब n की बात होगी तो n तो आपस में ही कैंसिल हो गया, जब वेलोसिटीज की बात होगी, रेशियोज की बात होगी, तो जब n कांस्टेंट आ गया और z वेरिएबल है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था वेलोसिटीज का, बताइए क्या था, यस एग्जैक्ट v1 अपॉन v2 इक्वल टू z1 अपॉन z2। ये कैसे आया, तो ये मैंने बता दिया, v प्रोपोर्शनल होता है z अपॉन n के। अब n कांस्टेंट है दोनों के लिए, देखिए n कांस्टेंट है दोनों के लिए, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v1 प्रोपोर्शनल टू z कितना है, लिथियम के लिए देखो कितना होता है 3, और n कितना है यहाँ पर 5।
अपॉन V2 प्रोपोर्शन। भाई अपन जानते हैं प्रोपोर्शन से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो तो कैंसिल होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए हीलियम के लिए Z कितना हो गया 2 और N कितना है 5, तो 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 3/2। तो ये ऐसे भी तो निकल सकता है। देखो यही चीज समझनी है, कई बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर n कांस्टेंट कैसे हो गया। तो ये n कांस्टेंट कैसे है ये समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ 3/5 2/5 है, क्योंकि दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है सेम है, जो आपस में क्या हो रही है कैंसिल हो रही है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से यूज किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए Z1 लिथियम के लिए कितना होता है भाई यस 3 और हीलियम के लिए कितना होता है यस 2। तो जो V1 अपॉन V2 है वो कितना आ गया अपने पास 3:2 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलिए बात समझ में आ गई तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने हर तीनों तरह के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बता दिए भाई, ध्यान रखना। और तीनों की तीनों ही जो 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके हर एक फॉर्मूले में फिट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। क्या कह रहा है, थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1। अब देखो हीलियम के लिए थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी यहाँ जो हीलियम का Z है वो अपने लिए क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में देखिए थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, किसके लिए हीलियम प्लस के लिए। अब ये पूछ रहा है वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटीज रेशियो क्या होगा। अब खुद समझ सकते हैं कि जब Z हीलियम के लिए पूछ रहा है और ऑर्बिट्स वेरी हो रहे हैं या वेरिएबल पार्ट जो है वो ऑर्बिटल है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के लिए Z क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। और जब Z कांस्टेंट होता है तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या था अपने पास V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। जहां अगर Z कांस्टेंट था तो बचा क्या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। और जब रेशियोज की बात आ गई थी तो मैंने आपको लिखा था जब रेशियोज की बात आ रही है तो V1 के लिए क्या लिखा था 1/N1 और V2 के लिए क्या हो जाएगा 1/N2। और जब इनका रेशियो निकाला जाएगा तो क्या लिख दूंगा V1/V2 इक्वल टू 1/N1 1/N2, क्योंकि अपन जानते हैं जब प्रोपोर्शन साइन की जो कांस्टेंट की बात होगी तो वो तो आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए। तो अपने पास क्या बच गया V1/V2 इक्वल टू ये N2 पता चल जाएगा क्या हो जाएगा N2/N1। तो ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ ये मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है और यहाँ पे भी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। अब देखिए N2 क्या है और N1 क्या है, तो थर्ड ऑर्बिट मेरे लिए क्या हो गया N1 हो गया और ये फिफ्थ ऑर्बिट मेरे के लिए क्या हो गया N2 हो गया। स्टार्टिंग से ध्यान रखना है भाई, स्टार्टिंग में ये अपने पास N1 और ये अपने पास क्या हो गया भाई N2। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास V1/V2 इक्वल टू क्या था N2/N1। N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5 दे रखी है और N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 3 दे रखी है। तो मैं कह सकता हूँ जो V1/V2 आ गया वो क्या आ गया 5:3 आ गया। ये इस तरह से जो वेलोसिटीज से रिलेटेड जितने 3 फॉर्मूले मैंने बताए उन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स बन रहे थे वो मैंने पांचों न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन में बैठे हैं या किसी भी भाई आप 11th के एग्जाम बोर्ड में बैठेंगे तो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपटीशन में भी बात करेंगे तो वहां पे भी एटॉमिक बोर मॉडल के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर देखते रहिए एआर केमिस्ट्री नाम। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जो जितने भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको क्या हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, बटन जो बेल आइकन का राइट हैंड साइड में है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर वो नोटिफिकेशन आपको इजी में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।